अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सोशल टॉक में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र हम देख रहे हैं कि पंजाब भर में स्मार्ट लॉकडाउन का इनकाद किए तकरीबन 1 महीना होने वाला है। इस 1 महीने में हमने देखा सोशल मीडिया पर, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमने कई वीडियोस देखी जिसमें हम देख रहे हैं कि ताजरान काफ़ी खसारे का गिला कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। अगर हम मौजूदा हुकूमत की बात करें तो मौजूदा हुकूमत हमेशा ताजरान के हक़ में वो फैसले करती आई है जिससे हमेशा ताजरान खुश नज़र आए हैं। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा ताजरान का साथ दिया है, लेकिन बाज़ औक़ात मुस्लिम लीग नून के कुछ ऐसे तरक्याती प्रोजेक्ट्स ने हमेशा ताजरान को तकलीफ भी पहुँचाई है। अगर हम बात करें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के टेन्योर की, तो जब परिंदा मार्केट को दाता दरबार के अक़ब से उठाकर बिल्कुल उसके ऑपोजिट भेजा गया, तब भी लोग काफ़ी परेशान तो हुए लेकिन नाराज़ ना हुए, क्योंकि बर वक्त उन्हें एक अल्टरनेट स्पेस दे दी गई थी। अगर हम मौजूदा हुकूमत की बात करें तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ही साहबजादी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की साहबजादी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, जो कि सीएम पंजाब हैं, उनकी जानिब से जो रेनोवेशन का काम किया गया, एक लहर प्रोजेक्ट का इनकाद किया गया, उस लहर प्रोजेक्ट की नज़र कई कारोबार हुए। अच्छा, हम कारोबार की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ताजरान हमेशा मुस्लिम लीग नून के हमें साथ नजर आए हैं, लेकिन इस बार सीएम पंजाब मरियम नवाज की जानिब से जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है लहर प्रोजेक्ट के हवाले से या रेनोवेशन के हवाले से, दाता दरबार की जो रेनोवेशन करवाई जा रही है उस हवाले से, उसमें हमें ताजरान काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे थे। इसके साथ साथ हमने देखा दीगर और जगहों पर भी पंजाब भर में तरक्याती काम हो रहे हैं जिससे कारोबार मुतासर हैं बुरी तरह। इस सूरत हाल के पेश नज़र ताजरान नाराज़ थे। इसके बाद हमने देखा कि जंगी सूरत हाल की वजह से स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया। हमें एनर्जी को किस तरह से सेव करना है, इस हवाले से भी स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया। लोड शेडिंग में भी दुगना तिगना इजाफा हो गया। अब स्मार्ट लॉकडाउन पर हम देख रहे हैं जहां कुछ लोग तो बहुत कॉपरेट कर रहे हैं और शहरियों का काम है अपनी हुकूमत के साथ कॉपरेट करें, लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि शहरी रो भी रहे हैं और दूसरा स्मार्ट लॉकडाउन को थोड़ा क्रॉस भी कर रहे हैं, उसकी उस तरह से तकमील नहीं कर रहे हैं। लिहाजा आज हम ताजरान से तो बात करेंगे ही अपने शो में, लेकिन इसके साथ हम बात करेंगे पीरा फोर्स से, जिसको हम देखते हैं बड़ा एक्टिवली मुतहरक होकर वो स्मार्ट लॉकडाउन को यकीनी बनाने के लिए ऑपरेशंस भी कर रहे हैं और 8 बजे दुकानें बंद करवाई जा रही हैं, 10 बजे रेस्टोरेंट्स बंद करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा दीगर जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हुआ करती थी उन पर भी बैन किया गया है। तो लिहाजा इस मौजू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पीरा फोर्स के अफसर हैं SDEO मोहम्मद शफीक साहब। थैंक यू सो मच मोहम्मद शफीक साहब आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगी, स्मार्ट लॉकडाउन ज़रा एलेबरेट कर दें कि क्या है, शहरियों को इस पर अमल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या करना होगा, बाद में हम दूसरी तरफ आते हैं। जी थैंक यू। सबसे पहले जैसे आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली जो है वो बैकग्राउंड दिया है स्मार्ट लॉकडाउन का। स्मार्ट लॉकडाउन एक्चुअली फेडरल सतह पर कौमी जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है वहाँ से एक ऐसी स्कीम जो है वो सूबों तक आई है कि जनाब हमने एनर्जी को जो है वो कंजर्व करना है, बिकॉज पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो है वो माशियतों को धचका है और हमारी माशियत जो है वो पहले ही बड़ी फ्रगाइल है। तो इसको मज़ीद किसी भी तरह की तवानाई की एक्यूट शॉर्टेज से बचाने के लिए हमने ऑस्टेरिटी मेजर्स को अपनाया और फेडरल गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी डिवाइस की जिसको सूबों ने अपनाया। तो उसके तहत ये है कि जो आम कारोबारी मराकज़ हैं जिसमें दुकानें शामिल हैं, जिसके अंदर शॉपिंग मॉल शामिल हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के कारोबारी मराकज़ शामिल हैं, वो 8 बजे बंद हो जाएंगी। जहाँ तक ऐसी दुकानों का ताल्लुक है जिनका ताल्लुक खाने पीने से है, जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, शादी हॉल हैं, इन चीज़ों का, इन ऐसे मराकज़ का 10 बजे तक का टाइम दिया गया है। इसमें जिमनेजियम भी शामिल हैं, जो जिम्स वगैरह हैं, स्पोर्ट्स एरिनाज हैं और इसी तरह जो हमारे सैनमाज वगैरह हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के। तो ये एक स्मार्ट लॉकडाउन की जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको फॉलो करवाया जा रहा है फॉर डिफरेंट मीन्स। ठीक है सर, हम देख रहे हैं जहाँ वीडियोस में हम देखते हैं कि लोग शहरी इसकी तकमील नहीं कर रहे हैं, इस पर प्रॉपर जो एक होना चाहिए तरीकाकार, जैसे स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है उसको फॉलो करना चाहिए,
उस पर अमल करना चाहिए, हुकूमत का साथ देना चाहिए एनर्जी क्राइसिस के हवाले से। तो जो लोग दुकानें खोलकर भी सेल परचेज का अमल जारी है जिनकी जानिब से, उनके लिए क्या कार्रवाई की जाती है, कितना जुर्माना किया जाता है, और कितने फीसद लोग हैं जो ऐसा करते हैं? देखें कि पंजाब के अंदर गवर्नेंस का एक परफेक्ट मॉडल जो है वो नाफिज है। पंजाब में मैं आपको बताता चलूं कि जब ये लॉकडाउन का निफाज हुआ है, उसके अगले दिन ही इसकी एक कंप्लायंस रिपोर्ट जनरेट होना शुरू हो गई थ्रू ठीक है। वेरियस मीन्स। इसमें स्पेशल ब्रांच की रिपोर्टिंग भी शामिल थी, फेडरल एजेंसीज की रिपोर्टिंग भी शामिल थी। तो तमाम के तमाम जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसको रैंक किया जाना शुरू हुआ। तो आई गेस इब्तदाई दिनों में कोई पंजाब के अंदर 70%, क्योंकि शुरू शुरू के दिन थे, पब्लिक एजुकेट नहीं थी, तो ये 60-70% पे था, और इस वक्त ये कोई 99% तक इसकी कंप्लाइंस हो रही है। ठीक है। इसका मतलब है कि अगरचे कुछ लोग कोशिश करते हैं कि वो किसी न किसी तरह चकमा दे जाए इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, इदारों को, लेकिन पैरा की मौजूदगी में ऐसा होना जो है वो बहुत कम हो गया है। पैरा कोई भी किसी भी किस्म की असाइनमेंट को इंतहाई प्रोफेशनली और डेडिकेशन के साथ लेती है। ठीक है। लाहौर इस वक्त 99.9 कुछ पे चल रहा है कंप्लाइंस रेट, ठीक है। जिसमें तमाम के तमाम असिस्टेंट कमिश्नर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस, पैरा और दीगर जो भी हमारे सिविल डिफेंस है, इस तरह की जो भी एजेंसीज जिनको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने इंगेज किया हुआ है, वो मिल के इस चीज़ को इंश्योर करा रहे हैं। जहाँ तक वायलेशन का ताल्लुक है, कोई भी वायलेशन होती है उसके ऊपर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानब से असिस्टेंट कमिश्नर्स की लीड में दुकान को सील कर दिया जाता है, या पैरा दुकान को सील कर देती है। देन उसकी डी सीलिंग जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर्स की पास इख्तियार है उसका। असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं वो अपने इख्तियारात के मुताबिक उसको फाइन करते हैं। कोशिश की जाती है कि दुकान का साइज, हुज्जम, कारोबार का हुज्जम देख के उसको फाइन किया जाए। बड़ी बड़ी वायोलेशंस के ऊपर जो है वो बड़ा फाइन होता है। किसी छोटे दुकानदार की जानब से वायोलेशन है तो उसके ऊपर कम फाइन किया जाता है। ठीक है। हम ये भी जानना चाहेंगे कि हम देख रहे हैं कि पीरा फोर्स काफ़ी मुतहरिक है, और पीरा फोर्स के मुलाजमीन के हवाले से शहरी काफ़ी शिकायत भी करते हैं। हमने ये सवाल कई बार किया और एक बार फिर करना चाहेंगी कि रवैयों को हमें कैसे बेहतर करना है। हम आम शहरियों की जानिब से भी देखते हैं बदमिजाजी और बदसलूकी की जाती है अक्सर अफसरान के साथ, लेकिन जो हम एक ख़ास अदारे से किसी इंसान का, किसी बंदे का अगर नाम मुंसलिक होता है और वो अगर बद इखलाकी करता है या बदजुबानी करता है, तो उस इंसान को तो कोई नहीं जानता, लेकिन उस महकमे को सब लोग जानते हैं। तो उस महकमे की खासी बदनामी होती है। तो पीरा फोर्स मुलाजमीन को हमने देखा है, काफ़ी एहलकार हैं पीरा फोर्स के, जवान हैं, जिनकी बदसलूकी की और बुरे रवैये की अक्सर शिकायत मौसूल होती हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं आपकी बात को जो है वो थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा और इसको एक पर्सपेक्टिव में रखूंगा। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में एक्चुअली होता ये है कि जो अच्छी रवायात होती हैं, अच्छे एक्ट्स होते हैं, वो छुप जाते हैं, जबकि कोई जो कि बैड कंडक्ट है, चाहे वो 0.01% भी हो, वो हाईलाइट हो जाता है। मेरे ख्याल में पैरा फोर्स इस वक्त पूरे पंजाब में मुतहर्रिक है, और इसमें से अगर इस तरह की कोई रिपोर्ट होती है वायलेशन, मिसकंडक्ट, वो बहुत कम है, उसका रेशो बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स। जैसे पुलिस को आप देख लें, आप और बड़े अरसे से देखते आ रहे हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स को भी। और जहाँ भी कोई ऐसा इंसिडेंट रिपोर्ट होता है, थारोली उसी वक्त उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, और विद इन 24 आवर्स जो है पब्लिकली अनाउंस किया जाता है कि हमने उसको सजा क्या दी है, उस अहलकार को, उस ऑफिसर को या उस ऑफिशियल को। इसके साथ ये होता है कि डेटरेंस जो है वो क्रिएट हो रही है। दीदी साहब का बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि हमने निफाज भी करवाना है और इज्जत में नफ्स किसी की मजरूर नहीं करनी। ठीक है। मैं पर्सनली इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि कानून को जो है, कानून के हाथों को जो है वो नहीं बोलना चाहिए, कानून को अपने एक्शन से जो है वो बोलना चाहिए। निफाज करने वाला हर बंदा एक कानून के दायरे में रह के अपना निफाज अमल में लाए, और आहिस्ता आहिस्ता इस कंडक्ट की बेहतरी के लिए कोशिश की जा रही है, ट्रेनिंग्स भी की जा रही हैं, डेली ऑफिसर्स की जानब से लेक्चर्स भी दिए जा रहे हैं, और डेटरेंस भी क्रिएट की जा रही है। अच्छा, अगर कोई ऐसा एहलकार है पीरा फोर्स का और उसकी जानिब से कोई ऐसा कदम लिया जाता है, उठाया जाता है जो डिसरिस्पेक्ट कर दे आम शहरी को,
तो फिर उसका क्या प्रोसीजर होता है, उसके लिए क्या सजा होती है, उसको क्या जुर्माना किया जाता है? उसमें देखिए, उसमें उस एक्ट की, उस ऐसी किसी भी जो मिसकंडक्ट की जो जुमरे में ही आता है, और उसकी नौयत को देखा जाता है कि उसकी नौयत क्या है, उसके अंदर उसकी इंटेंशन क्या थी। उसके मुताबिक जो है वी हैव माइनर पेनल्टीज एंड मेजर पेनल्टीज। माइनर पेनल्टीज में उसकी तनख्वाह की बंदिश है, उसकी तनख्वाह की कटौती ठीक है, है। उसकी सस्पेंशन है। मेजर पेनल्टीज में उसका डिसमिसल और रिमूवल फ्रॉम सर्विस तक भी है। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जिनके अंदर मेजर पेनल्टीज भी दी जा चुकी हैं। ठीक है। अच्छा, हम देख रहे हैं पीरा फोर्स जब आई तो सबसे पहले रेडी बांध जो हजरात थे उनके गिर्द रस्सा तंग किया गया और उनकी जानिब से काफ़ी शिकायत और गिलों शिकवों का भी अंबार लग गया कि हम रेडी बान हैं, हम और कहाँ जाकर अपना रोज़गार कमाएं, हमारा अरसे से, सालों से, कई दहाइयों से हमारा ज़रिया मौश यही है। और अब हम देखते हैं कि रेडीबान हजरात को प्रॉपर शॉप से दी गई हैं और वो बड़े पुरसकून एनवायरनमेंट में बैठकर अपना रोजगार इस बाइज्जत अंदाज में कमा रहे हैं। क्या कहेंगे, ये जो एक हमने देखा आते ही पीरा फोर्स ने रेडीबान हजरात के गिर्द रस्सा तंग हुआ, सीएम की ही एक इनिशिएटिव लिया गया था सीएम साहबा की जानिब से। हम देखते हैं कि बड़ी सारी ऐसी वीडियोस भी हमने देखी जिसमें हम बदसलूकी होते देख रहे थे। क्या उन अफसरान को, क्या उन एहलकारों को कोई सजा दी गई, और अगर सजा दी गई तो कितने फीसद ऐसे अफसरान हैं जिन्हें सजा दी गई है? अच्छा देखिए, इसमें पहली बात तो जो आपकी है उसको मैं यूं एक्सप्लेन करूंगा कि कोई भी पॉलिसी आती है उसको हमारी मॉजर्स जो है वो लेजिस्लेटिव ब्रांच जो है गवर्नमेंट की, आप कह लें कि सूबाई असम्बली जो है उसको लेजिस्लेट करती है। और उस लेजिस्लेशन के पीछे वही मॉजर्स अरकान असम्बली होते हैं जो आम पब्लिक के वोट्स से लेके आते हैं, वोट्स लेके आते हैं, और उन्हीं की राय से, उन्हीं के वोट से कानून पास होता है। ठीक है। तो इन टर्म्स ये एक पब्लिक राय ही होती है जिसको कानून की शक्ल दी जाती है। तो ठीक है। जब फैसला हो गया कि जो बेहंगम किस्म की रेहड़ियां हैं या हर जगह किसी ने अपना बाजार लगाया हुआ है वो खत्म होगा और उनको प्रॉपर एक मुनज़्ज़म किस्म के बाजार और बाइज्जत तरीके का रोजगार फराहम करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। और ये इसका इन नाजायज तजावजात के जुमरे में ला के जब इसको बनाया गया कि पैरा जो है इसको देखेगी, तो हमने उसी तरह जैसे मैं पहले कहा कि हम डेडिकेशन के साथ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इसको इन्फोर्स करते हैं, तो हमने किया। और अब आप देख सकते हैं इस वक्त लाहौर और दीगर जो शहर हैं उनके अंदर एक आम शहरी भी रिपोर्ट करता है कि रास्ते खुल गए हैं, ट्रैफिक का फ्लो बहुत बेहतर हो गया है, और बहुत सारी चीज़ें जो है ना इम्प्रूव हो गई हैं। बाकी जहाँ तक आपकी बात है कि बहुत सारी वीडियोस ऐसी आई, तो उन वीडियोस के ऊपर जहाँ जहाँ पे एक्शन रिक्वायर्ड था, डिसिप्लिनरी एक्शन, तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुआ। एक सिविल सर्वेंट है या पीरा का एम्प्लॉय है, उसके पास भी अपना डिफेंस पेश करने की कानून आइन इजाज़त देता है, तो उसको सुना जाता है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाता है, और जिस तरह की भी उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है, अगर वो मिसकंडक्ट साबित होता है तो उसके ऊपर सजाएं मैं पहले बता चुका हूँ हैं, और डेलिबरेटली उन सजाओं को जो है वो बिल्कुल उसी तरह नफाज किया जाता है जैसे काम शहरी पे आम कानून का होता है। अच्छा, और जो सामान उठाया जाता है किसी भी ऑपरेशन के दौरान, कानून क्या कहता है, वो वापस किया जाता है या वापस नहीं किया जाता है, या किसी जुर्माने की अदायगी के बाद उस रेडी बांध का सामान उसे वापस मिल जाता है? जी, उसमें जो पैरा जिस सामान को कन्फिस्टिकेट करती है उस सामान की कन्फिस्टिकेशन की उसको बाकायदा तौर पे उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, और अगर आप वो सामान वापस लेना चाहते हैं तो आप मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर या पैरा के ऑफिस में दरख्वास्त देते हैं। आपकी सुनवाई होती है, आपसे एफिडेविट लिया जाता है कि आइंदा आप ये ओमिशन नहीं करेंगे। उसके बाद सर्टन जुर्माना जिसकी मिकदार जो है वो सामान के हुज्जम के मुताबिक हो सकती है, उसके बाद वो सामान वापस कर दिया जाता है। अगर वो नहीं वो सामान वापस लेने आता, देन इसकी जो है वो आप कल जो है बोली होती है, इसका प्रॉपर ऑप्शन होता है, वो ऑप्शन करके जो है वो पैसे सरकार के खाते में जमा करवा दी। ठीक है, ठीक है। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज क्या देना चाहेंगे स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से अवाम को?
मेरे ख्याल में मीडिया इस हवाले से बड़ा अच्छा मुस्बत रोल प्ले कर रहा है और हमारी पब्लिक खासी एजुकेट हो चुकी है। मज़ीद मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बड़ा हम एक नाज़ुक दौर से गुज़र रहे हैं जहाँ पे हम्म। हमारी मौशियत ऐसी एक हमारी इकॉनमी है जो हम्म। कि ऑलरेडी बड़ी हल्के तरीके से हेल्थ की जानब हेल्दी हो रही थी और ये अचानक ये एक इमरजेंसी आ गई है। तो इसमें हमें गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर बैठे जो लोग हैं वो मुख्तलिफ नौइयत की चीज़ों को सोच समझ कर जो है वो डिसीजन ले रहे होते हम्म। हैं। इस चीज़ में से जब हम निकलेंगे इस फेज़ में से तो इंशाल्लाह इकॉनमी जो है वो ज़्यादा अगर हिट ना हुई तो जल्दी रिकवर करेंगे। जैसे रिकवर करेंगे तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट आप सब लोगों तक अवाम उन्नास तक इस जो बेहतरी है जो मुआशी हालात में वो उसके समर जो है उसके फ्रूट्स जो है वो पहुँचाएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मोहम्मद शफीक साहब, थैंक यू आपकी कीमती वक्त का। जी नाज़रीन, मोहम्मद शफीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, STEO पीरा फोर्स, और पीरा फोर्स की कारकर्दगी पर भी बात हुई, पीरा फोर्स के ऑपरेशंस पर भी बात हुई, और ये भी बात हुई कि जो लोग स्मार्ट लॉकडाउन को यकीनी ना बनाने में जो मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, अमल दरामद नहीं कर रहे हैं स्मार्ट लॉकडाउन पर, उनको क्या जुर्माना आयद किया जाता है, उनके लिए कितना टफ टाइम दिया जाता है उनको, ताकि क्योंकि जो मौजूदा सूरत हाल है हम देख रहे हैं सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है, ओवरऑल द वर्ल्ड है, अक्रॉस द बॉर्डर्स भी ये तमाम तर कशीदगियाँ हैं जिन्होंने हर मुल्क का, हर कंट्री का जो है इकॉनमी सिस्टम उसको बुरी तरह मुतासर की है। लिहाजा हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद शफीक साहब, जिनका हमने शुक्रिया अदा किया, और उन्होंने बड़े बेहतर अंदाज में एक पब्लिक सर्विस मैसेज भी दिया कि किस तरह से हम स्मार्ट लॉकडाउन को यकीनी बनाने में हुकूमत का साथ दे सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिए, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से, हम बात कर रहे थे स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से। एक तरफ हम देख रहे हैं स्मार्ट लॉकडाउन ने मौशियत को मुल्क की बुरी तरह, ख़ास तौर पर पंजाब में बुरी तरह मुतासर कर रहा है, और दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, शहरी नाराज़ भी नज़र आ रहे हैं हुकूमत से, क्योंकि कहा जा रहा है कि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत ना बढ़ी और उसके बावजूद पेट्रोल की कीमत में पाकिस्तानी हुकूमत ने इजाफा कर दिया। हमारे साथ सुहेल लाशारी साहब मौजूद हैं, कॉल बीपर पर इकोनॉमिस्ट हैं। हम हमेशा इकॉनमी के हवाले से सुहेल लाशारी साहब से अक्सर डिस्कशन करते हैं। वेलकम कहते हैं सर, आपको क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा आवाम के लिए कितनी मुश्किलात देख रहे हैं? देखिए, ये क्योंकि बहुत ही अनसर्टन, अननोन चार्टर में और केओस में इस वक्त सारी दुनिया है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, क्योंकि अब कोई चीज़ रूल बेस्ड, लॉ बेस्ड नहीं चल रही दुनिया में, तो पाकिस्तान उसका हिस्सा है। ये कहते हुए मुझे कोई आर नहीं है कि पेट्रोल की कीमत महंगी हुई है। आम इंसान जो है वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। और अब देखिए, मैं तो नोट कर रहा हूँ कि सड़कों पे अब वो उतना रश नहीं है, लोग अपने आप को न जाने कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इतना अच्छा नहीं है जितना कि होना चाहिए, और दो उसमें इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं। तो नहीं तो लोग जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास है, वो जैसे बाहर के मुल्कों में ट्यूब, ट्रेन और बसों पर सफर करता है, यहाँ भी करते, मगर वो इतनी ज्यादा सहूलत मौजूद नहीं है। उसके बावजूद कि मेट्रो बस और दूसरी चीजें, इन पे टिकट बिल्कुल खत्म कर दिया, मगर उसके बावजूद कई जगहों पे ऐसी है कि इंटरकनेक्शन नहीं है, तो लोगों को मोटरसाइकिलों पे, कारों पे फिर भी जाना पड़ता है। तो हमें तो यही चाहिए कि हम देखिए, हम हमेशा शॉर्ट टर्म सोचते हैं, जब सर पे पड़ती है तो हम सोचते हैं। तो हमें अब सोचना चाहिए कि हमने अपनी इंडिजिनस जो हमारी माइनिंग है, हमारी डिगिंग है, हमारी ड्रिलिंग है, तो हम अपना पेट्रोल कैसे निकाल सकते हैं, कितना निकाल सकते हैं। रिफाइनरियाँ हमने नहीं निकाली, क्योंकि रिफाइनरियों में अभी भी हमारे पास रशियन ऑयल को रिफाइन करने के लिए कोई रिफाइनरी नहीं है। अगर हम रशिया से तेल सस्ता खरीद भी लें तो हम उसको यहाँ पर रिफाइन नहीं कर सकते। तो ये देखते हुए अब देखिए, बहुत बड़ा एक शिफ्ट आना है, और वो आना चाहिए, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, और वो आ भी रहा है। और अब देखें, हमारी बच्चियां, हमारी खवातीन भी ई स्कूटर चला रही हैं, तो वो बहुत अच्छा ट्रेंड है कि हम अब इस लाइन पे चलें। को चाइना तो बहुत अरसे से इस लाइन पे है कि हम इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाएं, इलेक्ट्रिक स्कूटियां चलाएं, ताकि हमारा जो पेट्रोल पे निसार है
वो इसी तरह से कम होता चला जाए। ठीक है। और इसी तरह जो हमारी बिजली की खपत है, अब देखिए ना, जरा सी गर्मी आई है तो लोड शेडिंग शुरू हो गई है। बिल्कुल। हमने इतने अरसे से 70 सालों से सिर्फ हम एक प्रोजेक्ट जो बिजली है उसको नहीं कर सके कि इसको ही हम कम से कम कर ले, एक फोकस तरीके से करते कि चलो भाई इस मुल्क में बिजली का बहरान कभी नहीं आएगा और हमेशा बिजली रहेगी, तो हम वो भी नहीं कर सके। अब देखिए बैटरीज उसमें भी आ रही हैं कि आप सोलर लगा के तो बैटरियों पे चले जाएं, उस पे भी हुकूमत तंग कर रही है। और अभी खबर आई है ये कि लेस्को की जानिब से जो कहा गया है कि अगर आप सोलर लगाते हैं तो भी लेस्को की परमिशन की भी जरूरत है और आपको कुछ पैसे भी अदा करने होंगे। 1000 रुपया पर किलोवाट आपको उसके ऊपर भी टैक्स देना है। यानी कि इधर तो फिर कल को तो लगता है कि भाई वो जो साफ हवा होगी और पोल्यूशन वाली हवा होगी उस पर भी टैक्स आ जाएगा कि साफ हवा लेना है तो इतना टैक्स दे दो, गंदी हवा लेनी है तो इतना टैक्स। समझ नहीं आ रही। इतने भी क्राइसिस नहीं है कि हम इस किस्म के टैक्सेस पे जाएं। हुकूमत देखें अपने खर्चे कम करे, अपना हुजम कम करे और फेलिसिटेशन दे कि बिजनेसेस यहाँ पे खुल के बने ताकि लोग कमाएं, ताकि लोग अमीर हों, लोगों को नौकरियां दें और ये पन पे। तो इसलिए पॉलिसी मेकिंग जो है ना अभी भी हमारी बहुत उसमें कमी महसूस होती है। सोहेल अशारी साहब, आप ई व्हीकल्स पर हमेशा बात करते हैं, आप बात करते हैं हम एनर्जी सेव करने के दूसरे रास्तों को अपनाएं। क्या कहते हैं, हुकूमत ई व्हीकल्स पर हमें सब्सिडी क्यों नहीं दे पा रही है? ड्यूटी कम कर दे ताकि हर इंसान के लिए इजी टू अप्रोच हो ई व्हीकल और वो चला सके, खरीद सके। एक अच्छी ई व्हीकल कार तो 1 करोड़ से ऊपर की है या 70 लाख की है तकरीबन, तो इस कीमत को हमें कम करना चाहिए। हुकूमत इसमें क्या सपोर्ट कर सकती है? देखो जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे तो इनको चाहिए कि टैक्स कम करें। आम व्हीकल पे इस वक्त 350% टैक्स है। अगर करोड़ की गाड़ी है तो 35 लाख रुपीस तो टैक्स ही टैक्स है। इसको कम करें ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल पे कम कर दें, चले दूसरे पे ना करें। अलबत्ता ये इनका अजीब ही मतमन्ना फिक्र है कि सेकंड हैंड गाड़ियां मंगवा लें और भाई वो चली चलाई गाड़ियों के बजाय ये नई टेक्नोलॉजी को लेके हैं, इनको सस्ता करे बनिस्बत के सेकंड हैंड गाड़ियों को। फिर उसके ऊपर देखिए कि 50% जो कॉस्ट होती है वो बैटरियों की होती है। बैटरियां पाकिस्तान में बने ताकि, और बैटरियों के जो सेल हैं उन पे इस वक्त $9 पर केजी का असेसमेंट है और 43% टैक्सेस है। इन सारों को रिड्यूस करें, चूंकि देखिए सेल यहाँ बनते नहीं है, तो चीज यहाँ बनती नहीं है उसमें तो टैक्स होना ही नहीं चाहिए। और ताकि यहाँ इंडस्ट्री लगे, ये नई पनपती हुई इंडस्ट्री है, इसको अभी पकड़ेंगे तो कल को 10-15 सालों में हम इसके मास्टर बनेंगे। अच्छा, हुकूमत की जानिब से एक और, सोहेल अशारी साहब, हुकूमत की जानिब से एक और पेशकश दी गई है। आप उस कारोबार को किस नजर से देखते हैं कि जगह जगह बड़ी ही कम मतलब लागत है, बहुत कम लागत पर आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं और चार्जिंग पोर्ट्स जो बनाए जा रहे हैं, क्या कहते हैं, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, चार्जिंग पोर्ट्स तो बहुत जरूरी हैं और वो लगेंगे। देखिए, जब पेट्रोल इंजन इजाद हुआ था ना जी, तो उस वक्त भी ये बड़ा शोशा उठा था कि पेट्रोल कहाँ से डलवाएंगे, कोई पेट्रोल पंप्स ही नहीं है। मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब ये नया दौर है, ये यही पेट्रोल पंपों पे, इन्हीं पंपों पे आपके वो जो चार्जिंग स्टेशन है लग जाएंगे। पंप्स तो ऑलरेडी मौजूद हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, बिजली है। तो वो दौर देखें जब पंप ही नहीं हुआ करते थे, तो वो कोई मसला ही कोई नहीं है। पहले गाड़ियां तो आने देना, गाड़ियां जैसे ही ज्यादा आएंगी ये स्टेशन लगने शुरू हो जाएंगे। और अब रिसर्च ये हो रही है कि 5-10 मिनटों में ही चार्ज होके चला जाए। घर में चार्ज कर सकते हैं, दफ्तर में चार्ज कर सकते हैं। चार्जिंग इज नो इशू। खासतौर पर जो हाइब्रिड है उन पे तो इशू कोई नहीं, वो खुद ही चार्ज कर लेती है और पेट्रोल भी नहीं इस्तेमाल करना पड़ा। देखिए, हमारा मेन जो इम्पोर्ट है वो है ही पेट्रोल और डीजल। तो जब ये आधा पचाधा हो जाएगा 5 सालों में, तो कहाँ का कहाँ चली जाएगी। और आइंदा अगले 10 सालों में आपकी बिजली की जो ऑन ग्रिड जो इस्तेमाल है वो भी बहुत कम हो जाना है, क्योंकि सारों ने सोलर पे चले जाना है। सोलर की बिजली सस्ती है, वो बिजली महंगी भी है और आए दिन लोड शेडिंग होती रहती है। लोगों ने बैटरियां लगवानी है और रात को बैटरियों पे चलना है, दिन को डायरेक्ट सोलर पे चलना है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आनी ही आनी है। हुकूमत टैक्स लगाए जो मर्जी करे, जैसे मोबाइल फोन आया तो लाइन खत्म हो गई। ये आप देखेंगे अगला 10-15 सालों में ये ऑन ग्रिड बिजली जो है वो सिर्फ इंडस्ट्री को मिल रही होगी। घरों वाले सारे जो हैं
वो सोलर पे चले जाएंगे और बैटरियों पे चले जाएंगे। मगर देखिए, ये जो आपने सवाल किया था वो हम दोनों भूल गए, वो था कि लॉकडाउन। देखिए, लॉकडाउन किसी भी सूरत मुनासिब नहीं होता। ठीक है, अगर आपने वर्किंग आवर्स कम किए हैं वो एक और चीज है कि भाई आप 8 बजे दुकानें बंद कर दें और रेस्टोरेंट जो है वो 11 बजे तक खुले रहें। देखिए, हमारा कल्चर में जो कभी देखिए जरा सी गर्मी पड़ी है तो दुकानें ही 12-1 बजे खुलती हैं, लिबर्टी 12-1 बजे खुलता है। ये कल्चर बदलना जो है इसको टाइम लगता है। तो आप अगर दुनिया को फॉलो करें कि 9 बजे दुकानें खुलें, तो लोगों को भी मजबूरन देखें 9 बजे जाएंगे। आप 9 बजे खोलते ही नहीं है तो फिर 9 बजे कौन आएगा? आप दुकानें सुबह 9 to मगरिब, मेरा तस्वर ये है कि सुबह 9 बजे दुकानें खोलें, मगरिब तक, मगरिब जब भी होता है, ताकि बिजली आपकी कम से कम इस्तेमाल हो, आप फैमिली को भी टाइम दे सकें, कोई अपना एंटरटेनमेंट भी कर सकें। 12-12 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं, ये कोई इतनी मुनासिब बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि मौसम हमारा गर्म होता है, हम 4 बजे के बाद घर से निकलते हैं किसी खरीदो फरोख्त के लिए, तो ये कल्चर चेंज करने की जरूरत है। बिल्कुल जी। अच्छा, इसके साथ साथ अब आखिर में स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से हम देखते हैं, लोग शहरी कह रहे हैं कि हमारे कारोबार बुरी तरह से मुतासर है, और आप भी कह रहे हैं कि इस तरह से मामलात नहीं चलते, लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते। तो कोई एक सजेशन दे दें हुकूमत को कि स्मार्ट लॉकडाउन के अलावा क्या सजेशन है आपके पास जो आप कहते हैं हमें फॉलो करनी चाहिए? देखिए, बात वही है कि वर्किंग आवर्स जो हैं वो 8 होने चाहिए। दुनिया में वही है कि 9 to 5 वाली बात है। तो दुकानें भी, मैं जैसे पहले भी अर्ज कर रहा था कि 9 बजे खुलनी चाहिए ना। सजेशन यही है कि दुकान जल्दी खोले। अब दुकानदार जो हजरात हैं वो इस बात पे आते नहीं है। वो इसलिए नहीं आते कि गर्मी बड़ी है, तो गाहक जो है वो तो निकलते ही 3-4 बजे है। जब 3-4 बजे निकलेगा तो फिर रात 10 बजे तक भी शॉपिंग करेगा। कहते तो वो सही है, मगर ये सिस्टम इसलिए भी ठीक नहीं है कि हमने दुनिया में जो जल्दी सो के जल्दी उठता है वो ही कामयाब होता है। अब आपका टीवी आ गया है जो 24 घंटे चलता है, आपका मीडिया, तो वो लोग सोते लेट हैं, उठते लेट हैं, निकलते बाहर लेट। ये कल्चर चेंज करने की जरूरत है, और तो कोई जरिया नहीं है। देखें, इस वक्त भी तकरीबन 250 बिलियन रुपीस का तकरीबन डेली नुकसान हो रहा है जो लार्ज आपके रिटेलर्स हैं। तो ये मुतमन नहीं है कि अभी आप ऐसा हो सके, इसको बड़ी जल्दी से वापस आना चाहिए, मगर इन द लॉन्ग रन आप सबके साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ मशवरा करके अपने टाइमिंग्स ठीक करने चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सोहेल लाशारी साहब आपकी कीमती वक्त का एक बार फिर। जी नाज़रीन, सोहेल लाशारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हम अक्सर कारोबारी हवाले से, इकॉनमी के हवाले से अक्सर डिस्कशन करते हैं, और आज भी हमेशा की तरह सोहेल लाशारी साहब ने इस बात पर जोर दिया कि हम आखिर क्यों एनर्जी क्राइसिस से बचने के लिए सोलर की तरफ चले जाते हैं और ईवी व्हीकल्स की तरफ चले जाएं। और जहां हम देख रहे हैं जो आवाम अफोर्ड करती है वो अगर सोलर की तरफ जा रही है, ईवी व्हीकल्स की तरफ जा रही है, तो हुकूमत ने इन दोनों चीज़ों के ऊपर जो टैक्सेस की भरमार कर दी है, तो उन टैक्सेस की वजह से एक आम इंसान ईवी व्हीकल्स की जानिब भी नहीं जा सकता, उधर भी अपना रुख नहीं कर सकता। तो फिर अगर शहरी क्राइसिस के हवाले से हुकूमत के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं, तो फिर एनर्जी क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए क्या जीना छोड़ दें, क्या रोज़मर्रा ज़िंदगी में दफातर जाना छोड़ दें, या बच्चों को स्कूल भेजना छोड़ दें और बंद कर घर में बैठ जाएं? इससे बेहतर है कि हुकूमत की जानिब से कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया जाए कि ईवी व्हीकल्स की ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है, टैक्सेस की भरमार है, उन्हें कंट्रोल किया जाए। दूसरी जानिब सोलर लगवाने वाले हजरात लेस्को से क्यों रब्ता करें, इस पर भी आवाम हमें काफ़ी बरहम नज़र आ रही है। लिहाजा सोलर एक घर की अपनी छत है, अपनी जेब से उस घर के मालिक ने अपने घर की छत पर सोलर लगवाना है। इस सारी सूरत हाल में लेस्को का क्या अमल दखल? तो लिहाजा लोगों का ये कहना है, ये लोगों की राय है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और इस पर हम हुकूमत से अपील करेंगे हमेशा की तरह इस शो में आज भी, कि लिहाजा हुकूमत आवाम के सुकून के लिए, आवाम के अमन के लिए, आवाम की ज़िंदगी को आसान बनाए और ऐसे इनिशिएटिव लिए जाएं जो वाकई आवाम दोस्त इनिशिएटिव हों, ना कि इस तरह के इनिशिएटिव लिए जाएं जो आवाम की ना सिर्फ ज़हनी सुकून को बर्बाद करें, बल्कि इसके साथ साथ आवाम के कारोबार को, जिस कारोबार को एक इंसान ने, बल्कि एक ख़ानदान ने अपनी कई नस्लों की मेहनत दी, तो उस कारोबार को एक स्मार्ट लॉकडाउन किस तरह मुतासर कर रहे हैं, ये हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं। इसी के साथ प्रोग्राम का क्योंकि वक्त ख़त्म हुआ जाता है, अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को प्रोग्राम सोशल टॉक से दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।